प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 17 शुरू करते हैं। एक निबंध पाठ है। शीर्षक है मैं और मैं। निबंधकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सबसे पहले हम निबंधकार का परिचय लेते हैं। मिश्र जी का जन्म 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनको बहुत रुचि रही। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कई बार ये जेल भी गए। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता रहा है। यूँ तो ये ज्ञानोदय के संस्थापक रहे और उसमें संपादक का कार्य भी इन्होंने किया, किंतु इनकी साहित्य साधना नया जीवन जो मासिक पत्रिका थी उसके संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई है। ललित निबंधों के क्षेत्र में इन्होंने अनवरत योगदान दिया। इनके प्रमुख निबंधों का संग्रह जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे, आकाश के तारे, धरती के फूल, ये इनके लघु कथा संग्रह हैं। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे हैं। क्षण बोले कण मुस्काए, इस शीर्षक से इनके सभी रिपोर्टाज हैं संकलित हैं। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत निबंधकार प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इसको हम रेखांकित कर लें, याद रखें। जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से निबंध लिया गया है। इसमें लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझ करके दुखी या सुखी होता रहता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य तो यही है कि अपने विषय में वो सोचें, अपने कर्तव्य का पालन करें, निरंतर अपना कर्म करता रहें। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए, क्योंकि अहंकार है वो घृणा का पिता है और घृणा मनुष्य जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। मनुष्य को ये घृणा कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। अतः घृणा से हमें बचना चाहिए। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश इस निबंध का यह है कि मनुष्य के जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए हमें संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी निराशा अपने जीवन में आनी ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति को रोक देती है, नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती है। तो हमें एक तो घृणा नहीं करनी चाहिए और दूसरा कभी निराश नहीं होना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए। ये दो बातें इस निबंध में हमें सीखने को मिलेगी। निबंध शुरू होता है। जब देखो गुमसुम, जब देखो गुमसुम, अरे भाई तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है, सुबह के सुहावने समय में यूँ चुपचाप बैठे हो। एक मित्र ने दूसरा मित्र जो चुपचाप बैठा हुआ था उसे मौन देखकर, गुमसुम देख कर के, और दूसरे मित्र ने ये बात कही है, तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही हैं जो तैरते हुए नज़र तो आ रहे हैं। कछुओं की गति भी बिल्कुल धीमी है होती है, इसलिए यहाँ कछुओं का उदाहरण देकर कहा है कि देवी कुंड में जो कछुए हैं वो भी तुम्हारे जितने सुस्त तो नहीं है, वो भी कम से कम तैरते हुए तो नज़र आते हैं।
उठो, दो चार किलकारियाँ भरो, जोर जोर से हंसो, बोलो। अंगीठी के पेट में गोला डालो, अर्थात अंगीठी या चूल्हा जलाओ, उस पर कुछ काम करो, खाना बनाओ, जिससे अपना भी पेट गरमाए, जिससे हमें ऊर्जा मिले। ओहो, अब उस गुमसुम मित्र ने कहा, ओहो तुम कहाँ से अटपके इस समय? कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितने ही गहराइयों में उतर रहा हो, तुम्हारी आदत ही है बीच में आकूदना और फैलाने लगना लंतरानियों के लच्छे एक के बाद एक। अर्थात जैसे लंतरानी के लच्छे लगातार बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे तुम भी किसी के बीच में आ जाते हो और फिर अपनी बातें लगातार कहते रहते हो। यह सच है कि यह तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। तो हम, अब पहला मित्र कहता है, तो हम लंतरानियों के लच्छे फैलाते हैं और तुम गंभीर मूड में रहते हो। सच्चाई तो यह है भाई, वो जान कि ज़माना बहुत ख़राब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आंखें फोड़ दो। यानी जिसकी हम मदद करते हैं वही कहता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो। ये समय बड़ा ख़राब आ गया है, इस समय किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा तुम देखो, तुम गंभीर मुझे लगे और मैं तुम्हें मदद करने के उद्देश्य से यहाँ आकर पूछने लग गया हूँ, बल्कि तुम ही मुझे कह रहे हो कि बीच में तुम्हारी बात करने की या टांग डालने की आदत है। हम जा रहे हैं अपने काम, तुम्हें दूर से देखा, सुस्त रास्ता काट करके इधर आ गई कि देखे तो माजरा क्या है, क्या मामला है, क्या बात है। तुम्हें गंभीर देखा और आ गई। मामला कुछ गड़बड़ हो तो कुछ मदद तुम्हारी कर दें, पर तुम्हारे तेवर, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल बदला हुआ है। जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपये उधार मांगने आ गए, जैसे कोई उधार पैसे मांगने आ जाए उसकी तरह तुम मेरे ऊपर व्यवहार कर रहे हो, प्रहार कर रहे हो। और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपए हमने अभी तक वापस नहीं किए। अर्थात जो पहले के रुपए वापस नहीं करता है और फिर आगे उधार मांगने आ जाता है, उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। बहुत अच्छे रहे। तो फिर वह मित्र बोलता है, ना ना, ये बात नहीं है, तुम्हारा आना सर आँखों पर, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, सिरोधार्य हो आप, तुम भी यह बात क्या कह रहे हो, पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था। और लो बताऊं, तुम्हें गहरे चिंतन में क्या था? मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ। बस मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने बारे में ही कुछ विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था। तो पहला मित्र कहता है, वाह भाई वाह, क्या कहने। लो फिर बताऊं तुम्हें मैं एक बात, कि आज तुमने ऐसी दूर की हाँकी है जब तक कि सब चौक मात हो गए हो। यानी तुम बिल्कुल असत्य कह रहे हो, तुम एक बिल्कुल अनोखी बात कह रहे हो। हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोए हुए हो। मियाँ खोए हुए हो तो ढोंडी पिटवाओ, ढोल बजवाओ और पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बहंगे बबूल से, बिल्कुल स्थिर होकर के, और तुम ऐसे क्या देख रहे हो बताओ। कहने लगा, तुम तो अजीब आदमी हो। मैं कह रहा हूँ संत स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव, एक गहरी बात है और तुम उड़ा रहे हो गुटप्पे, तुम मजाक कर रहे हो। पर बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं। अक्ल आए भी तो कहाँ से हो, क्योंकि पढ़ाई में पैसा ही खर्च नहीं किया। लो फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारी ही जैसों की कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझोगे
कि कैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है। तो एक जो मित्र था एक कहानी बता रहा है कि 5 आदमी थे, गहरे यानी पक्के मित्र थे, कुछ काम धंधा करते नहीं थे, खाने को दोनों समय की रोटी और पीने को उन्हें भांग चाहिए थी। पाँचों के पाँचों पक्के भंगड़ी थे, अर्थात भांग पीते थे, और जैसे ही भांग पीते थे धुत पड़े रहते थे, उसके नशे में, उसकी मादकता से वो पड़े रहते थे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे हुए थे, भांग घोट रहे थे, उन 5 की स्त्रियां इकट्ठी होकर के वहाँ पहुँच जाती हैं और फिर दिल के गुबार निकालने लग जाती हैं, उनको भला बुरा कहने लग जाती हैं। जो 10-5 आदमी वहाँ और थे उन्होंने भी इन स्त्रियों की बात का समर्थन किया, इनकी बड़ी बेइज्जती हुई। तो 5 ने फिर फैसला लिया कि हम परदेश में, विदेश में जाकर जरूर कोई काम करेंगे। 5 चल पड़ते हैं काम की तलाश में। चलते चलते आपस में सलाह भी की, भाई होशियारी से चलना होगा अपने को, कि रास्ते में ऐसा नहीं हो जाए कि सांझ हो जाए, गहरी रात भी हो जाए और कोई खो जाए उस अंधेरे में, लौट करके घरवाली को क्या जवाब देंगे। फिर कुछ दूर गए और वास्तव में रात हो गई। एक मंदिर आया, उसमें सब सो गए। सुबह उठते ही तब पाया कि भाई पहले गिन लो, सब चौकस भी है, सब सावधान है, सब यहाँ है या नहीं है। उनमें से एक ने सबको गिना, 1 2 3 4, फिर गिना, दोबारा गिना, 1 2 3 4, जोर से चिल्ला करके कहा, अरे हम तो घर से 5 चले थे, ये तो रात भर में ही 4 रह गए। दूसरे ने दोबारा सबको गिना, पर वे भी 1 2 3 4 गिन ली। तीसरे ने गिना, तब भी 4 ही रहे। अब मामला संगीन हो गया, भयंकर हो गया, और तब पाया कि अब हम लौट करके घर चलते हैं, शायद जो 5वां आदमी था रात को घर लौट गया। इनमें से जो भी गिनता वो और को गिन लेता था, स्वयं को नहीं गिनता था। इसलिए सबकी गिनती में 4 ही लोग आए, स्वयं को किसी ने नहीं गिना। इसलिए अब वापस लौट रहे हैं। रास्ते में सबके सब रोते पीटते लौट रहे थे। एक समझदार आदमी मिल गया, उसने इन्हें रोक कर के पूछ लिया, अभी क्या मुसीबत है। इन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे, पर रात भर में अब हम 4 ही रह गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो पूरे 5 थे। उसने कहा, भले आदमी हो, तुम घर से 5 चले थे और अभी भी 5 ही हो, फिर रो क्यों रहे हो। इन सब भंगड़ियों में से एक ने फिर सबको गिना, 1 2 3 4। तो समझदार आदमी ने कहा, अरे भोंदू, अरे मूर्ख, अपने को तो गिन। अब इन लोगों की समझ में आ गया कि मामला यह है कि जो भी गिनता है अपने आप को भूल जाता है। वही हाल मेरा भी हो रहा था। मैंने घर के बारे में सोचा, पड़ोसियों के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा, दुनिया में मैंने सबके बारे में सोचा, पर अपने बारे में सोचना मैं भूल गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे प्रति क्या क्या कर्तव्य है, मेरे क्या अधिकार हैं। आज मैं यही पहली बार सोच रहा था कि तुम आ गए। तो फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। तो दूसरा मित्र कहता है, भाई बात तो तुम्हारी कुछ पते की सी है, बिल्कुल सही है, उचित बात है। हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, पर अपने बारे में हम नहीं सोच पाते हैं। और सच बात बड़े लोग कह भी गए हैं, आप मरे जग पर लो, यानी हम मर गए तो दुनिया ही मर गई। अपने बारे में सोचना चाहिए। हम नहीं तो जहान नहीं, इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है।
बात मन को लगती है, पर अपने बारे में सोचे ही तो क्या सोचे। तो वो कहने लगता है, नहीं सोचते हो तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्योंकि पशु होते हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते। जो सोचता नहीं है वो पशु है, वो जानवर है। दूसरा मित्र बोलता है, तो हम पशु हैं आपकी राय में? वाह साहब, आप हमें पशु बता रहे हैं, पर भाई यह तो बताओ कि तुम्हें हमारी पूँछ और सींग किधर दिखाई दिए? पूँछ और सींग, पशु बनने के लिए पूँछ और सींग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता ये दो भाव हैं। जो पहले किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करता है और फिर वह कार्य करता है, तो वह मनुष्य होता है। और जो सोचता कुछ भी नहीं है, बस जिधर की हवा आ जाए, जैसा उसे लगे, जैसा माहौल हो उधर ही वो चले, वही कार्य करें, तो पशु है। दोनों में यही अंतर है। जो पहले सोच समझता है उसके बाद कार्य करता है, वो मनुष्य होता है। जो बिना सोचे कोई कार्य करे तो वो पशु होता है। तो कहता है तो सोचना जरूरी है। तो दूसरा मित्र बताता है, जी हाँ, सोचना जरूरी है और अपने बारे में सोचना जरूरी है। मैं यही जरूरी कार्य कर रहा था कि तुम आ गए। महाकवि शेख सादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सो रहे थे। उसने अपने पिता से कह दिया, अब्बा ये लोग कितने पापी हैं, अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। तो जो विचारक शेख सादी थे, दुख भरे स्वर में कहा, बड़े दुखी हो गए वो ऐसी बात सुनकर। बेटा, बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने ही नहीं आता, क्योंकि जितना फ़ायदा बच्चे को नमाज पढ़ने से आज नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान ये हो गया कि लोगों में जो कमियां थी वो उस बच्चे को नज़र आ गई। इसलिए शेख सादी को बड़ा दुख हुआ। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं मेरे अब्बा? शेख सादी ने और भी गहरे में और भी गंभीर होकर के कहा, तब तू दूसरों की बुराई खोजने की इस भयंकर पाप से तो बचा रहता। यदि तू नहीं आता तो कम से कम दूसरों की जो बुराई थी वो तो तू नहीं देखता और उसके बारे में नहीं सोचता। मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वो तो यह है कि मेरा अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं। पर मेरा कर्तव्य यह भी है कि जो किसी कारण से जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, या फिर साफ शब्दों में हम कहें कि वो जो गिरे हुए लोग हैं, उन्हें अपने कामों से ऊंचे उठने की हम प्रेरणा दें। स्वयं भी अच्छे कार्य करें, अपने जीवन को ऊंचा उठाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। पर अपने अहंकार का बोझ लेना, लेकिन उन्हें प्रेरित किया और अहंकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता होता है। और घृणा ऐसी होती है कि जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है, व्यक्ति को ऊंचाइयों तक नहीं जाने देती है, बढ़ने नहीं देती है, प्रगति का अवसर समाप्त कर देती है। खास बात तो यह है कि घृणा उसका घात करती है जो घृणा करता है। जो घृणा करता है उसी को घृणा का नुकसान होता है। और इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूँ, अपना ही नुकसान करता हूँ। इसलिए घृणा को रोकना चाहिए। तो मित्र बताता है, हाँ जी, घृणा को रोकना, उसे उत्पन्न ही नहीं होने देना बहुत ज़रूरी है। पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे पुरानी बात भी याद दिला दी है। तो बताता है, मेरे एक मित्र और हैं, श्री कौशल जी। अपने जीवन में उन्हें पहले असफलता मिली, और पहली असफलता यही थी कि उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास नहीं किया और 9th में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार करना पड़ा। पहले 8th के बाद 9th में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है,
वो एग्ज़ाम हुआ, वो पास नहीं कर पाए, तो 9th में उन्हें प्रवेश नहीं मिला और स्कूल उन्हें छोड़नी पड़ी। ये कौशल जी की पहली असफलता थी। इनके कुछ दिन बाद ही छोटा सा इन्होंने प्रेस खोल लिया और यहाँ एक साझेदार भी उन्होंने बना लिया और साझेदार में इन्होंने अपनी प्रेस शुरू कर ली। कर्जा प्रेस के नाम वो लिखता रहा और जो भी आमदनी होती थी वो साझेदार अपने पास रखने लग गया। ऐसा करने से उनका प्रेस है वो फेल हो गया और जो मेरे मित्र थे यानी कौशल जी थे, चौराहे पर खड़े दिखाई दिए। अर्थात वापस जो शुरुआत की थी उससे वापस उनके कर्जा हो गया, प्रेस बंद हो गई। ये दूसरी सफलता कौशल जी की। अपने पिता की पूरी पूंजी लगा करके उन्होंने बर्तनों का एक कारखाना खोल दिया। बर्तन वहाँ बनने लगे, उस पर कलई होने लगी। जंग नहीं आए इसके लिए कलई की जाती है बर्तनों पर। रुपए खूब आने लग गए, सेठों में इनकी गिनती होने लग गई। तभी इनकी पत्नी बीमार हो गई। इरविन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। स्वयं भी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में संभाल के लिए रहने लगे। इधर पीछे जो कारखाना बर्तन बनाने का था, मजदूर खा गए। अर्थात मजदूरों ने उस कारखाने को चौपट कर दिया। 5 महीने बाद वे लौट करके आए तो लेना कम था और देना ज़्यादा था, तो यहाँ भी ताला लगा दिया गया। इसके बाद भी पंसारी की दुकान खोल ली, थोक की दुकान खोली। मेवों के ढेर लग गए, ढेरों यहाँ मेवे आते थे, यहाँ से बोरियां भर भर के जाने लगी। फिर खूब पैसे आने लग गए। पर ये जाने कैसे घटनाएं छितरा गई कि पत्नी का सारा जीवर बेच करके फिर जान छूटी। यहाँ भी पता नहीं कैसे उन्हें के कर्जा हो गया। इस बार पत्नी के जीवर भी इनको बेचने पड़ गए। खाली तो वो रह ही नहीं सकते थे, व्यर्थ तो बैठ ही नहीं सकते थे। घर से दूर जाकर के एक होटल खोल लिया। होटल खूब चलने लगा, खूब चमका, प्रसिद्ध भी हो गया, लेकिन फिर ठप हो गया। देखो कितनी असफलताएं कौशल जी को मिलती जा रही है। वहाँ से भी वो हट गए, अपने संबंधी की सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लग गए। यहाँ से फिर एक बीमा कंपनी में चले गए, वहाँ भी खूब प्रसिद्धि मिली। बीमा कंपनी में डायरेक्टरों के साथ कुछ झमेला हो गया, उनका झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। वहाँ से छोड़ करके फिर उन्होंने शरबत की दुकान खोल ली है और उसे भी बंद करने के बाद अब एक अखबार निकालने लग गए हैं। शरबत और अखबार दोनों खूब चले, पर चलकर टिके नहीं, चले ही गए। अर्थात ये दोनों व्यवसाय भी फेल हो गए, असफल हो गए। अब ये एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर थे। यहाँ ये ऐसे चमके कि पिछली सब इनकी चमकी धीमी पड़ गई। एक बार तो ऐसी हवाबंदी की गांठ बंध गई, पर फिर वही बहुत सी बातें इकट्ठी हुई और कंपनी में ताला पड़ गया, कंपनी ही बंद हो गई। अब मेरे मित्र एक पुस्तक के प्रकाशक बन गए। देखो कौशल जी की शक्ति देखिए कि एक के बाद एक असफलता मिल रही है, लेकिन फिर कुछ नया शुरू कर देता है। अब एक पुस्तक के प्रकाशक हैं, बाज़ार उनकी पुस्तकों से दाया हुआ था। इनकी पुस्तकें खूब बाज़ार में थी, धूम थी, खूब जो रहे, खूब प्रसिद्धि के बाद खूब इनकी पुस्तकें बिकने लगी। देश स्वतंत्र हुआ, उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार लिया और फिर बंदी बना लिया। अर्थात इन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ जाति विशेष के लिए कुछ लिख दिया होगा
इसलिए जब ये लोगों से मिले तो जाति विशेष के लोगों ने इन्हें बंदी बना लिया। जाने कैसे बचे, कहाँ कहाँ भटकते रहे। बहुत दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए, फिर पत्रकारिता करने लग गए। अब शांति के साथ और सम्मान के साथ व्यवस्था की ज़िंदगी अपनी अभी बिता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्हें देखकर, कौशल जी को देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता है कि सज्जन कितने अद्भुत हैं, कि इतनी असफलताओं की थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए। मैं उनके बारे में बहुत सोचता, पर उनके व्यक्तित्व का रहस्य मैं समझ ही नहीं पाया। एक दिन एक अन्य मित्र आ गए, श्री सिंगल साहब। उनका कारखाना भी फेल हो गया था। वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। उनकी 2 मोटरें बिकनी शेष रह गई थी, पर पूरे दाम में कोई खरीदने वाला नहीं था। एक दिन बहुत उबे हुए से वे मेरे पास आ गए। बोले, भाई साहब जितने में बिकती उतने में बेच दें, पर ये मामला निपटा दो। मैंने कहा, मामला निपटाना तो है ही, पर 10,000 की गाड़ियाँ 6,000 में कैसे बेच दूँ? बोले, आप तो 6,000 में बेच दो। बात यह है कि मामला निपट जाएगा तो फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ, कुछ नया और तरोताज़ा शुरू कर सकता हूँ। मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट, अर्थात नया और ताज़ा आरंभ। सुनते ही एक नई ताजगी अनुभव हुई और मैंने सोचा कि ये हर नया आरंभ अपने साथ एक ताजगी, एक तेज़ी और एक स्फुरन लिए हुए आता है। तभी कौशल जी फिर याद आ गए, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं, उबे नहीं, बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया कि उनकी अपराजित वृत्ति का रहस्य क्या था। ये रहस्य था नया ताज़ा आरंभ। वे हारे, पर हार करके वहाँ रुके नहीं। इस न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ था। मैंने सोचा, मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर पड़ूं, भूलूं, भटकूं, क्योंकि ये सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है। हम सब मानव हैं। हो सकता है कोई कार्य शुरू करें, असफलता मिले, हम थक भी जाएं। हो सकता है कई बार पीछे की तरफ लौटना पड़े, मार्ग से भटक भी जाए। ये सब मनुष्य के साथ संभव है, क्योंकि हम सब मानव हैं और ये स्वाभाविक मानवता के लिए हो सकता है। पर मेरा यह कर्तव्य कि हार करके भागो, जहाँ असफलता मिल जाए उससे हम डर कर पीछे नहीं लौटे, थक कर के बैठे नहीं। अगर हम गिर जाएं तो गिरे हुए नहीं रहे, अर्थात हम यदि पीछे की ओर जाते हैं तो फिर वहीं नहीं रहे, आगे बढ़ने का प्रयास करें। भूल भटक करके भरमाता ही नहीं फिरो। हम भूल भटक करके दूसरे मार्ग पर चले जाएं तो वहीं भ्रमित नहीं होना है। जल्दी से अपने निश्चित मार्ग पर हमें वापस से आ जाना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। एक नया आरंभ कर लेना चाहिए, क्योंकि रुक जाना मृत्यु के समान है और इस मृत्यु से पहले किसी को रुकना नहीं चाहिए। ऐसा न हमारा अधिकार है और न ही ऐसा हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस निबंध पाठ में हमारे निबंधकार ने हमें 2 बातें बताई है कि एक तो हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, जिससे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अतः घृणा नहीं करें। और दूसरा, हमें जब भी असफलता मिले तो उससे हम निराश नहीं हो, बल्कि मार्ग की बाधाओं से संघर्ष करके हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन में निराश कभी नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है।